हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो आप पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे, मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ। तो मैं चंदन कुमार आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कौन सा, आरसीपी पे, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो फिजिक्स में एक रूल्स है कि आपने थ्योरी पढ़ा और न्यूमेरिकल नहीं किया तो वो थ्योरी कोई काम की नहीं रह जाती है। तो ये एक फंडा है और आपको किसी न किसी वे में आपको न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमने बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था डीपीपी। तो वो डीपीपी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक लेक्चर्स के नीचे लगी रहती है, तो आप डीपीपी को एंजॉय कीजिए। हमारे सारे के सारे लेक्चर बैक टू बैक आने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि हर एक लेक्चर आएंगे बैक टू बैक। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था आपको थोड़ा याद हो, है ना। तो हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे किस तरीके से निकाले जाते हैं, और उस पे हमने काफी सारे सवाल भी किए थे। और आपको काफी सारे सवाल को प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपको सवाल कहाँ पर दिए थे, डीपीपी में। तो मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने डीपीपी किए भी होंगे। तो आज हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्या क्या हमारे मेनू में है, तो आज मेनू आज का ओपन करते हैं। तो ये रहा मेनू का सबसे पहला। तो लेक्चर नंबर आज कौन सा है, 10 है। और हम लोग टुडे गोल में पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल तो आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो आप कह रहे हो कि सर आपने तो पहले पढ़ाया है फिर भी आप पढ़ा रहे हो। तो जी हाँ, एक्चुअल में हम लोगों ने देखा था कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या सीखने वाले, जनरल पॉइंट कोई रह जाए एक्सियल और इक्वेटोरियल के अलावा अगर रह जाता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करने वाले हैं, जो डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो क्या होता है। तो उसमें जनरली टॉर्क होता है, टॉर्क कैसा होता है, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, वर्क डन आती है, तमाम सारी बातों का आंसर हमें मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, जब आप हमारे लेक्चर्स पे बने रहिएगा तब। तो हम चलिए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको हटाना होगा। तो हम इसको हटा लेते हैं। तो अगर आपको याद हो तो थोड़ी बहुत मैं रिक्वायल कर देता हूं कि अगर एक डायपोल होती थी कुछ इस तरीके से, माइनस क्यू और प्लस क्यू कुछ इस तरीके से, तो इसके दो पॉइंट जनरली होते थे जिसका नाम था एक एक्सियल पॉइंट। क्या नाम था बेटा, एक एक्सियल पॉइंट। तो अगर एक्सियल पॉइंट से आर दूरी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने होते थे, अगर एक्सियल एक्सिस पे एक्सियल पॉइंट पर अगर आपको आर दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने होते थे, तो हम लोग बहुत आसान से लिखते थे 2 kp अपॉन में आर का क्यू। आपको क्या याद आ गया, 2 kp अपॉन में आर का क्यू। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती थी, बताओ किधर से किधर। जिधर डायपोल की डायरेक्शन होगी उधर ही क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, आपने बताया, है ना, आपने बताया। अच्छा, उसके अलावा इस पी पॉइंट की बात करें जिसका नाम क्या था, इक्वेटोरियल, जिसका नाम क्या था, इक्वेटोरियल। और उसका एक और भी नाम रखा था बाइसेक्टर पॉइंट, बाइसेक्टर। तो वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो आता था केपी अपॉन में आर का क्यूब। लेकिन उसमें एक खासियत थी कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपसे पूछे कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना है बता दो, 0 या 180, 0 डिग्री, है कि नहीं। और अगर आपको पूछे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और डायपोल मोमेंट के बीच की, डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, तो आप सिंपली बोलोगे क्या, 180 डिग्री, है कि नहीं। क्या बोलोगे, 180 डिग्री। तो ये बहुत आसान सा फॉर्मेट है आपको करने का, क्वेश्चंस करने के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। और मैंने ये भी बताया था कि रेशियो क्या होता है, दोनों का अगर रेशियो लोगे तो 1:2 या फिर 2:1 होगा,
एज रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस कैसा होता है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो आप लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन जनरल पॉइंट। दिस टॉपिक इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर नीट जेई बोर्ड। मतलब तीनों के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट खास रोल नहीं है। तो मेरा फंडा है कि जो खास रोल नहीं है उसकी डेरिवेशंस करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। ऐसे डेरिवेशंस भी बहुत आसान है, आप किसी बुक रेफरेंस को देखना, बहुत आसान से है। एज रिक्वायरमेंट जैसा जरूरत पड़ेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल देना कि मुझे डेरिवेशन चाहिए, तो मैं एक अलग सा वीडियो एक बना के डेरिवेशन दे सकता हूँ। लेकिन फिलहाल इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये कोई बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है। मेनली डेरिवेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बट दिस टॉपिक इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड। ओके, तो जैसे मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, और हमने एक ये बाइसेक्टर है, और यहाँ पर एक पी पॉइंट हमने ले लिया, और पी पॉइंट जो है थीटा एंगल बना रहा है, और डाइपोल का डायरेक्शन भी कुछ इसी तरीके से होगा। तो थीटा और आर एक दूरी यहाँ पर आर है इस तरीके से। तो थीटा को हमने बोला है कि एंगल बिटवीन, थीटा को हमने क्या बोला है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड क्या बोलोगे इसको, आर वेक्टर बोल देता हूं, है ना, आर वेक्टर, डाइपोल मोमेंट एंड आर वेक्टर। तो इसको करने के लिए क्या इतना लिख लिया, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड आर वेक्टर, तो ये आप लिख लीजिए। अब जो है यहाँ पर अगर मैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो वो लिखूंगा बहुत आसान सा, KP अपॉन में R का क्यूब रूट अंदर में 1 प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। क्या होता है, KP अपॉन में R का क्यूब 1 प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जनरल पॉइंट है, थीटा एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के बीच में भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो वो एंगल आप मेजरमेंट करना। जैसे कि अगर आप एक्सिस पे निकालते थे तो एट एक्सिस पे अगर आप बात करोगे तो एक्सिस पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एक्सिस पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक्सिस यही है, एक्सिस यही है। और अगर ये पॉइंट P अगर यहाँ पर आ जाए तो वो थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो अगर हमने सीखा है सही, फॉर्मूला सही है, तो हमारा 2kp अपन में r का क्यूब आना चाहिए। तो वैल्यूज को पुट करके देखिए, तो वैल्यू जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, kp अपन में r का क्यूब और 1 प्लस में 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री। तो cos 0 1 हो जाता है, स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 4, और रूट अंदर 4 हो जाएगा कितना, 2kp अपॉन में r का क्यूब। तो ये बिल्कुल सही सा रिजल्ट आ रहा है, ये बिल्कुल सही सा रिजल्ट आ रहा है। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे करोगे तो थीटा 90 रख दोगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा क्या रख दोगे, 90। तो जैसे 90 रखो तो ये फॉर्मेट 0 हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा वाला टर्म्स। तो बच जाएगा क्या, kp अपॉन में r का क्यूब। तो kp अपॉन में r का क्यूब जब रखोगे क्या, kp अपॉन में r का क्यूब, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा आंसर, क्या आ जाएगा, आ जाएगा आंसर। तो यानी कि हमने इस दो जनरल पॉइंट, कौन कौन सा, एक तो एक्सिस वाला और एक इक्वेटोरियल पॉइंट को हमने जस्टिफाई कर लिया, ये वाले जो है आंसर, ये जो हमने सीखा है वो क्या है, सही है। बट इसमें ध्यान रखा जाता है कि थीटा जो है वो एंगल किसके बीच में है, इसके बीच में। अब सवाल कर रहे हो थीटा अगर इधर से दे दे और आपको निकालने के लिए बोले तो फिर गलत हो जाएगा। और अगर यही डाइपोल को किसी मीडियम में रख दिया जाए, इसी डाइपोल को किसी मीडियम में अगर आप रख दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ER है, ER को ही हम लोग K बोलते हैं, तो उससे सिर्फ डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं, उससे सिर्फ डिवाइड कर देंगे। इस पे सवाल बहुत ही कम मिले हैं,
IIT-JEE नीट में, मुझे तो फिलहाल नहीं मिले हैं। तो अगर आपको मिले तो सिर्फ थीटा का खेल है। तो मैं बोलता हूँ क्या कि 2 KP अपन में आर का क्यू भी याद ना करो, KP अपन में आर का क्यू वो भी ना याद करो, तो सिर्फ क्या याद करो, जनरल वाला। और हम इतना ध्यान रखेंगे कि एक्सिस के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या मैं इसको हटा दूं, समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायपोल को रखेंगे तो क्या क्या आएगा, दो तरीके कैसे जा सकती है, एक तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल सकते हैं। तो सिलेबस में, हमारे जो सिलेबस में है, मेन कवरेज जो है 90%, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी है। चाहे आप जेई की सिलेबस देख रहे हैं या फिर नीट की सिलेबस देख रहे हैं या फिर बोर्ड की सिलेबस देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं वो सबके सब किसके लिए है, हमारे लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ना है। लेकिन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ाएंगे। तो इसमें जो यूनिफॉर्म में एक टर्म्स आती है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क की बेसिक जानकारी मैं दे देता हूं कि टॉर्क जो है बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी में टॉर्क क्या होता है, तो रियली में टॉर्क जो होता है आर क्रॉस में एफ होता है। क्योंकि हम ये यूज करने वाले हैं तो आप ऐसा ना बोलो कि सर मेरे को नहीं आ रहा है। टॉर्क होता है आर क्रॉस में एफ, और आर इंटू में एफ इंटू में साइन थीटा भी लिख सकते हैं, आर इंटू में एफ इंटू में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो टॉर्क को जनरली ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के वजह से इसका जो एंगल जो है, सॉरी, इसका डायरेक्शन जो है वो आर क्रॉस एफ से निकाला जाता है। डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, आर क्रॉस में एफ से। तो आप आर क्रॉस एफ करके आसानी से देख सकते हैं। अब आर क्रॉस एफ में राइट हैंड फिंगर्स को हम लोग यूज करते हैं कि जिधर आर है उधर स्ट्रेच योर फिंगर्स एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स एफ वेक्टर। तो ये सिंपली ए क्रॉस बी का जो आपने वेक्टर में सिखाया था हमने आपको, तो ए क्रॉस बी के हेल्प से ही निकलती है आर क्रॉस एफ। तो अगर आपने ए क्रॉस बी नहीं सीखा है तो आप हमारे वीडियो बेसिक मैथ फॉर 12th लिखना, आपको वीडियो मिलेंगे, आप उस पर ए क्रॉस बी सीख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ए क्रॉस बी जानोगे तभी हो पाएगा। तो आर क्रॉस एफ तो आर एफ साइन थीटा कहाँ पर आता है, 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम था, क्या नाम था, रोटेशन। नाम से ही डर लगता है, वो वाला चैप्टर था। तो रोटेशन में हम लोग सीखे थे। तो आर क्रॉस एफ आर एफ साइन थीटा। अच्छा, टॉर्क इज इक्वल टू में एक और फॉर्मूला था, आई इंटू में अल्फा। आई इंटू में अल्फा, आई क्या है, आई क्या है बताओ। आई को बोलते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते थे, मोमेंट ऑफ, ये सब यूज करूंगा इसीलिए बता रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर का स्क्वायर से निकाल देते हैं। ए मास है, आर डिस्टेंस है, तो एम आर का स्क्वायर, आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो एम आर का स्क्वायर। अल्फा क्या था बताओ, अल्फा को बोलते थे एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा को क्या बोलते थे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब थोड़ी थोड़ी यूज होने वाली है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। तो यानी कि ये इक्वेशन भी आई इंटू में अल्फा, तो ये किसके लिए लगाते हैं, घूमने वाला बॉडी के लिए। अगर ये घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब दे दिया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर अपना तो है ही आर एफ साइन थीटा। तो अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आई इंटू में अल्फा इज इक्वल टू में आर एफ साइन थीटा भी कई बार लिखा जा सकता है। तो आपको मैंने बेसिक जानकारी दे दिया, जो हम लोग अगले टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपको देना बहुत जरूरी है ये सब जानकारी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग लिखते हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बनाते थे हम लोग? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बनाते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाना तो बहुत आसान है। किस तरीके से? आप इस तरीके से बना लीजिए, ऐसे बना लिया इस तरीके से। ये एक डेरिवेशन है जो बोर्ड में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग बोर्ड वाले बच्चे आप इसका ध्यान से देखोगे कि डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं। एक डाइपोल जिसका लेंथ हमने मान लिया कि कितना ले ले, 2L ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 2L, 2L है, और ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। फ्री रखा हुआ है। किससे रखा हुआ? फ्री, मतलब इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है। तब होगा क्या? जब हम डाइपोल को रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स किधर लगेगा? प्लस क्यू है, तो फोर्स रहता है क्यू इंटू में ई। फोर्स क्या रहता है? क्यू इंटू में ई। तो आप इधर से ऐसे लगा देंगे, इधर में क्यू इंटू में ई, क्यू इंटू में ई। क्या बात समझ में आया? बिल्कुल। माइनस क्यू चार्ज है, उस पर भी एक फोर्स लगेगा। वो किधर लगेगा? क्यू इंटू में ई, इधर। अब ये जो एंगल है थीटा, तो होगा क्या कि ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे एक मार्कर है और मार्कर इस तरीके से रखा हुआ है। अब मार्कर के इस पॉइंट को अगर देखोगे, इस पॉइंट को, तो यहाँ पर मान लिया कि एक चार्ज रखा हुआ है और इस पॉइंट पे भी चार्ज है। तो अगर डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये वाला तो चार्ज, ये वाला चार्ज पे फोर्स लगा क्यू इंटू मी, और ये पे माइनस क्यू इंटू मी पीछे की तरफ, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो ये डाइपोल जो है घूमेगा ऐसे। ये डाइपोल ऐसे करके क्या करेगी? घूमेगी। तो घूमेगी तो मतलब क्या हुआ? टॉर्क लगा। घूमेगी मतलब क्या लगा? टॉर्क। अब घूमेगी तो ये बीचों बीच से ही घूमेगी। अगर घूमना होगा तो किसके अबाउट घूमेगा? बीचों बीच से। अब तुम्हारा सवाल होगा कि सर बीचों बीच से क्यों घूमेगा? तो ऐसा है कि एक थ्योरम है, चाहे कॉन्सेप्ट है, कि अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है, अगर कोई बॉडी कैसा है? फ्री टू रोटेट। फ्री टू रोटेट का मतलब घूमने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है। तो ऐसे केसेस में वो हमेशा बीचों बीच से ज्योमेट्रिकल एक्सिस से घूमती है, या फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है। ज्योमेट्रिकल एक्सिस ना बोल के ऐसा बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में घूमती है। वो 11th में पढ़ने के लिए थे, आपने पढ़ा तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात। तो ये सेंटर के अबाउट में घूमेगी। तो जब सेंटर के अबाउट में घूमेगी तो टॉर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क ऐसे लगेगा। अभी फिलहाल कुछ कुछ बातें ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ बातें को चर्चा कर लेता हूं। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब, नेट फोर्स ऐड कर लो, क्यू ई उधर है और क्यू ई इधर है, तो नेट फोर्स क्या हुआ? जैसे आप इसको देखिए कि मैं ऐसे खड़ा कर देता हूं, क्यू ई इधर है और क्यू ई इधर है, तो नेट फोर्स क्या हुआ? तो क्या बोलोगे? जीरो। क्यों? क्योंकि जितना उधर फोर्स उतना इधर फोर्स है, तो नेट फोर्स जीरो है। और ये ऑलवेज होगा। ये क्या होगा? ऑलवेज। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो नेट फोर्स जीरो होगा ऑलवेज, चाहे किसी भी पोजीशन में रखो आप। एक पोजीशन मैंने आपको ये दिखाया, एक पोजीशन मैंने आपको ये दिखाया, और एक पोजीशन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ऐसे रख दिया तो माइनस क्यू यहाँ पर है और माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू यहाँ पर है, तो इस पे क्यू ई किधर लगेगा? इधर लगेगा, और इस पे किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो अभी देखिए नेट फोर्स जीरो ही हुआ। तो नेट फोर्स जीरो हमेशा रहती है। क्या ये बात समझ में आया? बट टॉर्क जो है, टॉर्क, टॉर्क मतलब घूमने वाला। अब तुम देखो, जो ये सिचुएशन जो मैंने बनाया था पहले वाला, जो थीटा एंगल पर था, तो उसमें टॉर्क तो जीरो होगा। उसमें टॉर्क क्या होगा? जीरो। सोच कर देखो ना, बहुत आसान सा बात है, कोई वो टफ नहीं बता रहा हूं मैं, कोई आपको वो साइंस वाली बातें नहीं कर रहा हूं मैं, टफ वाली साइंस। तो देखो ये जो डाइपोल है पहले वाले सिचुएशन वाली, तो वो घूमने की कोशिश करेगा, है ना। और ये सिचुएशंस को देखो, ये जो दूसरी वाली जो मैंने लाइन बनाई उसमें टॉर्क लगेगा ही नहीं,
कैसे घुमाएगा भाई? टॉर्क का मतलब घुमाने वाला। अब घर में हैंड पंप होता था पहले, कोई कोई को पता नहीं हैंड पंप देखा है कि नहीं है, हम लोग चापाकल बोलते हैं, गाँवों में उसको चापाकल बोलते हैं। तो हैंड पंप को देखा है, ऐसे घुमाने वाला होता है। तो एक्चुअल में टॉर्क गिव्स एन आइडिया ऑफ रोटेशन, किसी बॉडी को कैसे रोटेट कर दे रहे हो, तो वो एक्चुअल में टॉर्क होता है। तो टॉर्क एक रोटेशनल प्रॉपर्टीज होती है, किसी बॉडी की क्या होती है, रोटेशनल प्रॉपर्टीज। वो बहुत सारे मैटर पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ घुमाने या देखने से टॉर्क आपको समझ में आएगी, वो बहुत सारे मैटर पे डिपेंड करता है। जब हम लोग क्लास लेंगे, जिसमें जब हम पढ़ाएंगे 11th के रोटेशनल मैकेनिक्स, तो उसमें और भी मजा आएगी। तो वो जब हम पढ़ाएंगे तो आप उसको वीडियो देखना, काफी अच्छी चीजें उसमें बताने वाले हैं। तो फिलहाल तो बस इस पे आते हैं। तो इस वाले केस में टॉर्क जीरो रहेगा, इस वाले केस में टॉर्क जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, आप थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। फिलहाल तो देख लो कि टॉर्क मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। ये हमने बातें ऑब्जर्व किया कि टॉर्क हो भी सकता है जीरो और टॉर्क ना भी हो सकता है जीरो, है कि नहीं? तो ये दोनों केसेस है। लेकिन हाँ, नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। सोच कर देखो नेट फोर्स क्यों जीरो होगा, क्योंकि चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो फोर्स भी सेम लगेगा भैया। और फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। उल्टा डायरेक्शन क्यों लगेगा, क्योंकि चार्जेज उल्टा उल्टा है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है तो एक पे कैसा चार्ज है, माइनस क्यू, तो फोर्सेज अलग अलग लगेंगे। क्या आपने नोट कर लिया? नोट किया तो मैं इसको हटा देता हूं। देखो ऐसा है कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होता है, जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होता है, तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट सेम होता है। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना समझ में? कुछ लोग को समझ में आया होगा, कुछ लोग को नहीं आया होगा। 11th के मैं बार बार 11th बोल कर आपको डरा नहीं रहा हूँ, थोड़ी बहुत लेकिन यूज करना पड़ता है, तो हम क्या करें। जैसे कि नेट टॉर्क, जैसे नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पर जीरो है, तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी सेम होता है। सेम होगा मतलब अगर किसी पॉइंट का अबाउट टॉर्क आ गया, मान लीजिए कि x, तो दुनिया के सारे पॉइंट का अबाउट टॉर्क आएगा x। जिसको समझ में आया तो वो बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप एक काम करेंगे, आप निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप भूल जाओ जो मैंने आपको बोला। तो हम एक सी पॉइंट लेते हैं जिसको सेंटर बोलते हैं। तो हम यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक लिखेंगे। टेक टॉर्क, क्योंकि हम टॉर्क का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। टेक टॉर्क अबाउट सी, तो टॉर्क होता है आर एफ, आर क्रॉस एफ साइन थीटा। तो आर कितना हो जाएगा, 12 तो पूरा है लेकिन ये सेंटर है तो ये हो जाएगा एल। तो एल इंटू में एफ, ये एफ ही है ना, ये एफ है, फोर्स है, एफ है। हाँ एफ की वैल्यू क्यू ई है, आई नो, बट अभी तो एफ है। एल एफ साइन थीटा, बोलो। और ये कैसा है, ये जो है फोर्स, इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा या फिर ऐसे घुमाएगा? तुम बोलोगे सर क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो मैं क्लॉकवाइज लिख देता हूं। क्या कोई और फोर्स है जो घुमाने की कोशिश करेगा? तुम बोलोगे हाँ सर ये वाला भी तो घुमाएगा। तो ये वाला कैसे घुमाएगा, जो देखो, तुमको देखने के लिए देख लेते हैं। इधर से देखो, तो ये घुमाएगा इसको ऐसे, देखो ऐसे घुमाने को, ये कैसे घुमाएगा, ऐसे, और ये भी घुमाएगा ऐसे ही। तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। सोच कर देखो, सामने सामने वाला एंगल थीटा। तो जी, अच्छा दोनों एल ही दूरी पर है, दोनों एफ ही है, फोर्स सेम ही है, तो इसका भी हो जाएगा प्लस में एल एफ साइन थीटा। इसका भी क्लॉकवाइज ही होगा, इसका भी क्लॉकवाइज ही होगा। अगर आप दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा कितना, 2LF साइन थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में था, डेट्स वाई हमने ऐड कर दिया। चलो एफ है कितना, एफ है कितना, क्यू इंटू में ई इंटू में साइन थीटा, क्यू इंटू में, इसको इस टर्म्स को देखो, इसको पहचानते हो, इस वाले को पहचानते हो, नहीं पहचानते हो तो पहचानो, मैं हूं कौन,
पहचानो मैं हूं कौन? ये है डायपोल मोमेंट, ये है डायपोल मोमेंट। वी नो दैट डायपोल मोमेंट जो होता है वो Q इंटू में डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस तो 2 इंटू में एल है, तो हमने Q इंटू में 2L लिख दिया। तो अगर टॉर्क को लिखोगे यहाँ पर, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, डर्ट्स पे हम ऐसा लिखते हैं, तो 2LQ ये तो हो जाएगा PE साइन थीटा। अब PE साइन थीटा जो है, अब ये वेक्टर फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो A क्रॉस B AB साइन थीटा लिखते हैं, तो AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिख सकते हैं, A क्रॉस B को AB साइन थीटा लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। P साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E या फिर E क्रॉस P। इसके दो चांस है मेरे पास, एक तो मैं P क्रॉस E लिख दूं और दूसरा E क्रॉस में P लिख दूं। दोनों से क्या एक ही बात होगा, P क्रॉस E लिखो चाहे E क्रॉस P लिखो। तो रियल आंसर है P क्रॉस E। अब क्यों E क्रॉस P क्यों नहीं? तो समझो, देखो E क्रॉस P को क्यों नहीं ले रहा हूं? पहली बार टॉर्क किधर है? तो टॉर्क तो क्लॉकवाइज है। टॉर्क कैसा? क्लॉकवाइज, जो हमने एग्जांपल लिया उसमें टॉर्क कैसा? क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों को दोनों क्लॉकवाइज हो रहे हैं, तो टॉर्क है क्लॉकवाइज। तो यानी कि P क्रॉस E करो चाहे E क्रॉस P करो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, P साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन ये तो है टॉर्क तो डायरेक्शनल क्वांटिटी, तो डायरेक्शन दोनों में अगर सेम आता है तो भैया दोनों हो जाएगा, और दोनों में से सेम नहीं आएगा तो आंसर वो वाला सही होगा जिसका आंसर कैसा है? क्लॉकवाइज आए, है कि नहीं? तो चलिए मैं चलता हूँ E क्रॉस P करता हूँ। तो E किधर है? इधर। और P किधर है? ऊपर की तरफ। क्यों? P जो होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो P ये हुआ और E किधर हुआ? ये। अब तुम देखो, जब E क्रॉस P करोगे, E क्रॉस P, तो E क्रॉस P स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड फर्स्ट वेक्टर, तो E क्रॉस P देखो एंटी क्लॉकवाइज आया, इधर की तरफ घूमने की कोशिश करेगा। P क्रॉस E करोगे तो, है कि नहीं? रियल में कुछ लोग सोच रहे हो कि सर इधर क्यों कैसी, तो डायरेक्शन बाहर आया, बिल्कुल सही है। क्लॉकवाइज में डायरेक्शन किधर आता है? अंदर। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब किधर? ये जो क्लॉकवाइज मैं दिखाया हूं, कितना का ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा समझने वाला तो बोलेगा कि सर क्लॉकवाइज ना बोल के आप अंदर की तरफ भी बोल सकते हो। सही बात है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन होगा इधर से, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाहर की तरफ होगा। सिंपल सी लॉजिक है। अब E क्रॉस P में किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला कभी सेट नहीं हो सकता है। P क्रॉस E करके देखो, तो P इधर है, E इधर है, P क्रॉस E अंदर की तरफ, मतलब दिस फॉर्मूला जस्टिफाई दिस रिलेशन। तो फाइनल आंसर टॉर्क का जो होता है वो होता है P क्रॉस में E। आप इसको याद रखना, छोटा सा डेरिवेशन से 2-3 नंबर के आपको बोर्ड में दे सकते हैं। तो P क्रॉस E में थीटा हमारा क्या है? थीटा एंगल है, किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है। किसके बीच में एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट के। सारे सवाल पर आपको डीपीपी में, आज का डीपीपी कॉमन है जेई नीट प्लस बोर्ड के लिए, डीपीपी नंबर 10 है। आप उसको ईमानदारी से करना तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। समझ में आ रहा है? तो आप उसको डायपोल मोमेंट के सारे सवाल को कर लेना। तो आज का लेक्चर्स ऐसे भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स के लिए। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया आपने? इसको हटा दूं तो हटा देता हूं। तो एक इस पे सवाल कर लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। तो सवाल जो है वो नीट का सवाल है। सवाल किसका है? नीट का। और वो सवाल आपके सामने है। सवाल क्या लिखा हुआ? एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डरना नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि डेटा को लिख लेते हैं। डेटा क्या क्या दिया है वो डेटा को लिखते हैं। ठीक है, तो डेटा है, मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ। डेटा थीटा देख रखा है 30 डिग्री, और एंगल जो और क्या देख रखा है?
इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर, न्यूटन पर कूलम। और टॉर्क क्या दे के रखा है 4 न्यूटन मीटर, और डायपोल लेंथ कितना दे के रखा है 2 सेंटीमीटर। तो चलिए आपको चार्ज निकालना है, बहुत सारा डेटा दे के रखा है, आपको निकालना क्या है चार्ज। तो कोशिश करो, स्क्रीन को पॉज कर लो, कर लिया कोशिश। अब हम करें, पहले ऐसा ही यूनिट में बदल लेते हैं, 2 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। इतनी चीजें देने के बाद टॉर्क इज इक्वल टू में हम लोग क्या जानते हैं, ये होता है P इंटू में E इंटू में साइन थीटा। पहले तो हम लोग P क्रॉस E जानते हैं, P क्रॉस में E हम लोग यही जानते हैं, है ना, यही जानते हैं हम लोग। P क्रॉस में E में हम लोग क्या लिखेंगे P साइन थीटा। अब टॉर्क है अपना कितना, टॉर्क है 4, और P कितना है नहीं जानते तो P रहने देते हैं। E कितना है, ये है 2 इंटू 10⁵, और साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिख दिया। क्या हमने यही लिखा। अब P जो होता है वो होता है Q इंटू में L। कितना लोग बोलेगा 2L, 2L नहीं होगा क्योंकि वो दे के रखा है कि डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ 2L नहीं लेना है, यहाँ पे डायपोल लेंथ उसने दे ही दिया है, डायपोल लेंथ पूरा का पूरा। जैसे एक -Q है और Q है, और पूरा का पूरा डायपोल लेंथ दे दिया है, तो वो 2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो L तो इंटू में, और ये 2 कौन सा था 2 था, ये 2 जो है हमारा क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो 2 इंटू में 10⁵, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ये 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, हमको 4 इजिकल टू Q इंटू में L कितना हो जाएगा, L को रख देते हैं 2 इंटू में 10⁻⁻, 2 इंटू में 10⁵, हमको Q निकालना है। तो यहाँ से जब Q जब निकालोगे तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, Q कितना आ जाएगा, मैं यहाँ से आंसर देख के लिख दे रहा हूँ। तो Q जो यहाँ पर आ जाता है वो 2 मिली कूलम, क्या आ जाता है 2 मिली कूलम, 2 इंटू 10⁻³ कूलम। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको करने के लायक थे, सवाल आपसे हो जाने चाहिए थे, तो हो गया होगा आपसे। इसको हटा देते हैं, एक और सवाल करें, बताओ कि छोड़ दें ना करें, कर दें, कर देते हैं। एक और सवाल जो है आपको P क्रॉस में E पर आपको सिखा रहे हैं, एक और सवाल आप लोग नोट कीजिएगा, मैं सवाल को लिख दे रहा हूं। सवाल है फॉर ए डायपोल Q इज इक्वल टू 2 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम, D इज इक्वल टू में कितना है 0.01 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क, फाइंड द मैक्सिमम torque on the dipole if electric field is equal to 5 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मैक्सिमम डायपोल, मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क ही बोल सकता है, मैक्सिमम बोल सकता है, कुछ और भी बोल सकते हैं। तो पहले आप समझे, टॉर्क जो है वो होता है रियल में R क्रॉस में F, फिलहाल डायपोल के लिए होता है P क्रॉस में E। अगर आप इसको करोगे तो P इंटू में E इंटू में साइन थीटा, है कि नहीं। अब मैक्सिमा या मिनिमम अगर P और E अगर दे दे तो मैक्सिमम मिनिमम हमें साइन थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, साइन थीटा पे। तो साइन थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम टॉर्क आएगा, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी तो मिनिमम टॉर्क आएगा। तुम बताओ मिनिमम कितना हो सकता है, 0, माइनस में थोड़ी ना होगा टॉर्क, माइनस में टॉर्क लग रहा है, माइनस में घूम रहा है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो मिनिमम टॉर्क तो कोई पूछेगा नहीं, बेवकूफी है पूछना, है कि नहीं। तो मैक्सिमम टॉर्क, तो टॉर्क जो है मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, मतलब P को नहीं चेंज कर सकते, E को नहीं, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 साइन 90 डिग्री। यानी कि अगर साइन 90 डिग्री का एंगल बन जाए किसके बीच में, P और E के बीच में, P और E के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बन जाए तो उस समय मैक्सिमम टॉर्क होता है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग P और E कर देंगे डायरेक्ट, यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इसका मतलब उस समय कितना होगा 90 डिग्री होता है। तो हमने वो चीजें डायरेक्ट पुट कर दिया।
तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू P इंटू में जब E होता है तो हमें डर किस बात की, P कितना है, P जो है Q इंटू में D हो जाएगा, Q इंटू में L। तो Q कितना है 2 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 6 और L कितना है 0.01 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 इंटू में 10 पे पावर 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखना पसंद करता हूँ। तो 10 इंटू में 10 का माइनस में 3 न्यूटन मीटर आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई? तो ये था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस तरीके से चीजें निकल कर बाहर आती है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो डेटा कुछ भी घुमा कर दे आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आप आदेश दे तो मैं इसको हटा दूं, आदेश दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पढ़ने की इच्छा ही नहीं है कि है पढ़ने की इच्छा होगी, कुछ तो इच्छा शक्ति है कि नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारे लेक्चर्स पे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे मेल आईडी जिसका नाम है rcp@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आई होप आवाज अच्छी पहुंच रही होगी, अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे पता नहीं है आवाज कैसी जा रही होगी, आई होप बहुत अच्छी जा रही होगी। तो इसको हटा देते हैं। चलिए आगे के हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुना देता हूँ, है कि नहीं, कहानी सुनना भी जरूरी होता है। तो दो दोस्त थे, दो क्या थे, दोस्त थे। एक दोस्त था, क्या नाम बताया, कुछ था, है कि नहीं, एक दोस्त था, दो दोस्त थे। अब दोनों दोस्त से गहरी दोस्ती थी, जिससे एक था राम था और एक श्याम था, एक राम था और एक श्याम था। और एक और था, एक था अर्जुन और एक था करण। एक था कौन सा, अर्जुन, एक था करण। अब राम और श्याम में प्रॉब्लम क्या था कि ये दोनों ज्यादा दोस्त नहीं थे, 1 साल से दोस्त थे और ये दोनों में 20 साल का गहरा रिश्ता था। 20 साल का गहरा रिश्ता, गहरा रिश्ता मतलब समझते हो, गहरा रिश्ता था। इन दोनों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया, झगड़ा। किसमें, राम और श्याम में। इन दोनों में भी झगड़ा हो गया। किसमें, इसमें, किसमें, अर्जुन और करण में, अर्जुन एंड करण में। तो जब झगड़ा हुआ तो राम, पहले दोनों दोस्त थे, पक्का दोस्त थे, ये दोनों पक्का दोस्त थे, ये भी पक्का दोस्त थे, दोनों के दोनों पक्का दोस्त, है कि नहीं। कहानी कैसी लग रही है, अच्छी। तो पक्का दोस्त है, ये भी पक्का दोस्त है। साला ये दोनों लड़ गया, ये दोनों क्या कर गया, लड़ गया। तो जब ये दोनों लड़ा तो साला राम जो है वो छोड़ के चला गया किसको, श्याम को। अब वापस कभी ना लौटा, कभी ना लौटा। सोचो कितना दुख हुआ होगा। कभी तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि लड़ा और चला गया, चली गई, वापस लौट के नहीं आई? हुआ होगा ऐसा, है कि नहीं। और इसमें भी ऐसा ही था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि वापस लौट के आया। अर्जुन और करण जो दूर हुए थे तो वापस लौट गए, वापस लौट गए। क्या कर गए, वापस लौट गए। तो जो वापस लौट गए वो था स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कौन सा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो वापस लौट गए वो कौन सा इक्विलिब्रियम था, वो था स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब झगड़ा हुआ लेकिन फिर भी वो कैसे लौट गए, वापस लौट गए। जो कभी ना लौटा, पहले थे दोस्त लेकिन झगड़ा करने के बाद कभी ना लौटे, उसको बोलते हैं कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालना। तो एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की जो कहानी है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसको तो क्विक रिवाइज करवा दिया मैंने आपको कि हाँ, अगर इक्विलिब्रियम को पोजीशन से अगर डिस्प्लेस करते हैं और अगर अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे लौट आए अर्जुन करण की तरह, तो वो तो स्टेबल है।
और राम और श्याम की तरह अलग हो गए तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग हेडिंग लिखोगे स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हम लोग ये जानने वाले हैं। ये भी बड़ा जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट रहा है कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे, तो इसमें हमने क्या किया कि एक डायपोल रखा हुआ था कुछ इस तरीके से। चलिए मैं सूर्य की शुरुआत के इस कहानी से समझाता हूँ। माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो डायपोल इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। किसके बीच में? पी एंड एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में? पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। ठीक है, अब तुम इसको क्या किया कि डिस्प्लेस किया अपने पोजीशन से, झगड़ा कर लिया। तो जब झगड़ा करोगे तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। झगड़ा कर दिया मतलब अपने पोजीशन से उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। अब बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर। इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर। चलो टॉर्क देख लो, पी किधर है? इधर। और ई किधर है? इधर। तो पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो अपनी पोजीशन पर वापस लौट आएगा। अगर सोचो कि अगर ये घूमा तो ऐसे ही तो घूमेगा, तो अपनी पोजीशन पे क्या आएगा? वापस लौट आएगा। नहीं आएगा, तो वापस लौट आएगा, तो वापस लौटने वाले को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हो सकता है वापस लौटते टाइम इधर से चले तो फिर वो इधर पहुंच जाए, फिर वो किधर पहुंच जाए? स्पीड में होता है ना, कभी कभी स्पीड में आता है और थोड़ा दूर भाग जाते हैं, ऐसा। पी है इधर। अब थोड़ा सा ही सोचो कि डायपोल मोमेंट उधर हुआ, थोड़ा सा सोचो कि अगर नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा तो फिर से पी क्रॉस ई ऐसे लेकर जाएगा उसको। पी इधर हो गया, ई इधर हो गया, पी क्रॉस ई ऐसे लेकर जाएगा, तो इसको फिर से ऊपर लेकर जाएगा, तो अपनी पोजीशन पे हमेशा उसको वापस लौटेगा। तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब कि बार बार ये इस तरीके से ऐसे होते रहेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर टॉर्क क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो फिर वो नीचे जाएगा, तो बार बार ऊपर बार बार नीचे जाता रहेगा। तो ये एक एसएचएम की तरह करेगा, एंगुलर एसएचएम की तरह, बार बार इधर, बार बार ऊपर, बार बार नीचे, बार बार ऊपर, ऐसा करता रहेगा। तो ये एसएचएम करेगा, जिसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। और ये टॉपिक के नाम सुनते ही आप लोग को डर लगने लग जाता होगा। जैसे एंगुलर एसएचएम नाम लिया, डरने लग जाते होगा, तो डरो नहीं, इस पर थोड़ा सा सवाल करेंगे तो थोड़ा और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है? पहचान ये है कि आप उसको ये इक्विलिब्रियम है, इस पे देखो थीटा क्या है? 0 डिग्री। थीटा क्या है? 0 डिग्री। कैसे? पी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा तो हुआ 0 डिग्री। तो थीटा जब 0 डिग्री हुआ तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पी ई साइन थीटा होता है टॉर्क। तो पी ई साइन थीटा में साइन थीटा ही क्या हो जाएगा? 0। और नेट फोर्स 0 तो है ही, एफ तो 0 है ही, तो जिस पे टॉर्क भी 0, तो थीटा 0 का मतलब टॉर्क क्या हो जाता होगा? 0। तो जिस पे टॉर्क भी 0 और जिस पे फोर्स भी 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे ये कैसा इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम का होने से कैसा इक्विलिब्रियम है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहचान क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम होने का? पहचान ये है कि इफ एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 0 डिग्री, दिस इज द पहचान ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप आप समझ में आया होगा। तो एंगुलर एसएचएम भी करेगा, हम एसएचएम के सवाल भी करेंगे, इसमें एसएचएम के सवाल भी करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूं। चलिए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का समझ में बहुत ही आसान सा है। दूसरा है
कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान आसान सा टॉपिक है सब। हमने क्या किया कि माइनस क्यू को इधर ले आया। पहले ऐसे करते हैं, माइनस क्यू इधर है और क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो थीटा कितना है? 180 डिग्री। थीटा कितना है? 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री से होने से क्या हो जाएगा? टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। और एफ नेट तो ऑलवेज जीरो है ही, एफ नेट तो ऑलवेज जीरो है ही। तो ये इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम तो है, सॉरी ये इक्विलिब्रियम में तो है, ये तो बात पक्का है, लेकिन किस टाइप का इक्विलिब्रियम है उसको चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं? ऑब्वियस बात है, तुम लोग का बोल रहा हूँ कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम तो आपने पढ़ा दिया। ठीक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, लेकिन जस्टिफाई करना चाहिए, छोड़ के भागने वाला कहानी। तो हमने दूसरे भाग में हमने इसको क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे रहने दिया और इसको हमने इस तरीके से डिस्प्लेस कर दिया। तो प्लस क्यू था ही और ये माइनस क्यू था। अब बताओ, ये जैसे ही तुम डिस्प्लेस करोगे तो इस पे फोर्स लग जाएगा क्यू इंटू में ई इधर, इस पे फोर्स लग जाएगा क्यू इंटू में ई इधर। अब ये जाएगा घूम इस तरीके से, अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, अपनी पोजीशन पे वापस नेवर कम बैक, नेवर कम बैक टू दी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं लौटता है तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा है? देखो लड़के वापस नहीं आए, अनस्टेबल कैसा है? बेवफा। तो अनस्टेबल वाले बेवफा होते हैं और स्टेबल वाले रियल में दोस्त होते हैं। तो अनस्टेबल दोस्त से बचे और रियल में दोस्त बनाए। तो इक्विलिब्रियम दोनों केसेस में होते हैं, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अनस्टेबल की पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि इफ थीटा एंगल बिटवीन, इफ एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 180 डिग्री। बस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की सबसे अच्छा पहचान यही है कि दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाए? 180 डिग्री। और जहां जहां अनस्टेबल होगा वहां वहां पर आपको टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहां जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो वहां पर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो इसी टॉपिक, ये थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको जेई नीट और मेंस एडवांस सब जगह पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर एक सवाल कर लेते हैं, जो जेई में सवाल आया हुआ है। तो पहले तो इसको हम हटा देंगे, उसके बाद में हम सवाल करेंगे। यहाँ पर आपके सामने सवाल और लिखा हुआ है, ये किस में आया हुआ? जेई में आया हुआ 2019 में। सवाल लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज क्यू विथ सेपरेशन डी। द चार्जेज हैव सेम मास, मास भी दे के रखा है यहाँ पर। इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई if it is slightly rotated from its equilibrium orientation then its angular frequency omega। तो सवाल जो है उसको हम लोग फोटो ड्रा कर लेते हैं। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है, तो आप ये मत समझिए कि कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब 100% श्योर है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक सवाल को भी समझिए और इस कॉन्सेप्ट को भी समझे। इसको कॉन्सेप्ट एंड सवाल दोनों है, कॉन्सेप्ट एंड सवाल दोनों के दोनों है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर आप पहले तो इक्विलिब्रियम में होगा और आपने उसको क्या कर दिया? थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया थीटा पर। तो थीटा जो है वो बहुत स्मॉल होता है। डिस्प्लेस का मतलब ऐसा नहीं कि खींच के उसको उस पार लेके चला गया, ऐसे खींचा उस पार, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, फिर वापस नहीं लौट पाएगा। तो थोड़ा सा थीटा बहुत स्मॉल है।
तो स्मॉल जहाँ जहाँ स्मॉल होता है तो रियल में उसको साइन थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर भी हम लोग लिख देते हैं। तो हमने ये लिख दिया। दोनों के बीच की दूरी कितना है, डी। दोनों के बीच की दूरी कितना है, डी। तो जब आप डिस्प्लेस किए एट डिस्प्लेस पोजीशन, एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन टॉर्क कितना लगेगा, POSITION, पोजीशन, स्पेलिंग गलत है, पोजीशन का स्पेलिंग गलत है, पोजीशन ये सही है। तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर टॉर्क क्या लगेगा, टॉर्क नेट क्या लिखोगे, तुम बोलोगे कि सर ये जो है इसका वाला टॉर्क, क्योंकि इस पे इधर फोर्स लग रहा था और इस पे इधर फोर्स लग रहा था, और आपने बताया था कि अगर कोई डाइपोल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री टू रोटेट है तो वो सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। तो सेंटर के अबाउट जब रोटेट करेगा सर, तो ये टॉर्क भी इसको ऐसे घुमाएगा और ये टॉर्क भी ऐसे घुमाएगा, दोनों को दोनों। तो नेट टॉर्क जब लिखोगे तो ये D/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे Q इंटू में E इंटू में dy में 2 साइन थीटा, और ये भी घुमाएगा सेम ही अमाउंट से, तो ये हो जाएगा Q इंटू में E इंटू में dy में 2 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, Q इंटू में E इंटू में टोटल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो QE साइन थीटा हो जाएगा। QE क्या लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, QED साइन थीटा हो जाएगा। नेट टॉर्क यही हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये अब हमको निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हम चलेंगे SHM की तरफ। थोड़ा बहुत आपको डर लग रहा होगा ऐसे सवालों में, तो डरने क्या बात है। अब ये टॉर्क नेट जो है वो लिख देंगे I इंटू में अल्फा। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, जिसका अबाउट टॉर्क है। तो टॉर्क किसके अबाउट है, सेंटर के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर का अबाउट लिखो। तो ये हो जाएगा mr का स्क्वायर, तो m d/2 का होल स्क्वायर। दो है, एक ये तो एक का हुआ, दूसरा भी d/2 पर ही है, d/2 पर। तो ये भी लिख देंगे m इंटू में d/2 का होल स्क्वायर इंटू में अल्फा। तो टॉर्क नेट है कितना, Q इंटू में E इंटू में d साइन थीटा इज इक्वल टू में, जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, md का स्क्वायर बाई 4, md का स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा md का स्क्वायर 2md का स्क्वायर बाई में 4, यही तो होगा ना, 2md का स्क्वायर बाई में 4 इंटू में अल्फा, इंटू में अल्फा। ठीक है, जब आप यहां से dd, अच्छा इसको माइनस में लिख रहा हूं, माइनस क्यों लगा दे रहा हूं, क्योंकि आपने घुमाया उसको इधर। आप पहले इसको डिस्प्लेस कैसे किए होंगे, उसको ऊपर घुमाए होंगे, तो वो किधर आना चाह रहा होगा, इधर। तो आपने घुमाया ऐसे, अब वो आ रहा है ऐसे, तो माइनस लगना स्वाभाविक सा बात है। यहां से dd कट जाएगा, dd कट जाएगा, एक और कुछ कटने वाला है और कुछ नहीं कटने वाला है। यहाँ से चाहो तो 2 को भी उड़ा दो, तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 2QE साइन थीटा अपोन में m इंटू में d, है कि नहीं, m इंटू में d माइनस हो जाएगा। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर मैं हटा लिया, इसको हटा दूं। तो जब इसको अल्फा को जब आपने लिखा तो याद करो एंगुलर SHM में, एंगुलर SHM में हम लोग क्या लिखते थे, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू में थीटा, कुछ इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते थे। तो हमको इस फॉर्मेट में आना चाहिए, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो हमारा तो अभी वो फॉर्मेट ही नहीं, माइनस है लेकिन साइन थीटा है यहाँ। तो हम लोग कुछ कर लेंगे, लेकिन हम लोग पहले ही करें कि थीटा बहुत कैसा होता है, स्मॉल होता है, बड़ा नहीं होता है। थीटा तो स्मॉल होता है, तो साइन थीटा लगभग लगभग थीटा हो जाएगा। तो यही जो है बन जाएगा माइनस में 2QE अपोन में MD और ये थीटा। तो अगर कंपेयर करोगे इसको, ये देखो ये दोनों को दोनों एक ही है, तो इसका मतलब ये एंगुलर SHM कर रहा है, ये पहचान भी एंगुलर SHM। तो यहाँ से ओमेगा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2Q अपोन में MD,
और यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, रूट अंदर में 2QE/md। कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर गया, बी मैच किया, बी वाला। अगर मैं टाइम पीरियड पूछूं तो ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, टाइम पीरियड पूछूं तो आप लिख सकते थे 2π/ओमेगा। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए इसमें डर आपको क्यों लगता है, क्योंकि आपने एसएचएम पढ़ा ही नहीं। तो एसएचएम नहीं पढ़ा तो थोड़ी बहुत मुश्किल लग सकती है, लेकिन बहुत आसान है। इसी को 2-3 बार कर लो ना, इसी को 2-3 बार कर लो, रट लो बिल्कुल ऐसे फॉर्मेटिंग को। हम ये कहाँ से लाते हैं, एसएचएम से लाते हैं। तो रट लो, रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है, रट लो इसको, फॉर्मेटिंग को ही। तो 1-2 बार फॉर्मेट को जब रटोगे तो आपको दिमाग में आने लग जाएगी। तो इसको हटा देता हूं। तो हम लोग आज के लेक्चर का सबसे लास्ट पॉइंट पे आ गए और हम लोग पढ़ लेते हैं लास्ट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। ऐसे सिलेबस में नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, सवाल कहीं आपको मिलेंगे, डीपीपी में ही मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे। तो वो इसको ही पढ़ लेते हैं। डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरीके से हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं एक डायपोल को रखूं, ये -q है और एक +q है, -q है एंड +q है। तो इस पे लगेगा इधर में फोर्स, इस पे लगेगा इधर में फोर्स। अब इस पे नेट फोर्स 0 है कि नहीं वो देख लेते हैं। नेट फोर्स 0 है कि नहीं, तो क्या है, तुमको क्या लग रहा है, 0 है। तुमको लगेगा सर Q इंटू में इधर लग रहा है, Q इंटू में इधर लग रहा है। नहीं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग है। मैंने बताया था कि अगर दूर दूर हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका मैग्नीट्यूड, और जो पास पास हो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम यूनिफॉर्म नहीं है। तो हो सकता है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो वो डायपोल इधर डिस्प्लेस हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये डिस्प्लेस किधर हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी, और ये जो है इधर हो जाएगी। तो यानी कि नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फिलहाल वाला में टॉर्क 0 है, देखो घूमेगा ही नहीं। ये घूम सकता है क्या, नहीं घूम सकता है, ये नहीं घूम सकता है, तो टॉर्क 0 होगा। और अगर मैं ऐसे डायपोल को रखूं तो मैं ऐसे डायपोल को रख देता हूं, तो फोर्स तो लग जाएगा। ये E2 बोल देता हूं, E1 बोल देता हूं। फोर्स तो लग सकता है लेकिन टॉर्क नहीं, फोर्स तो 0 नहीं होगा, ये तो गारंटी है। टॉर्क भी 0 नहीं होगा। तो टॉर्क में भी 0 और मे नॉट भी 0, बस। और उस पर आपको एक सवाल है डीपी में, बहुत बढ़िया सा, आप उसको खोजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो क्या समझ में आ गया। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर यही है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स डायपोल पे क्या होता है, 0, और नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। टॉर्क यूनिफॉर्म में भी 0 हो सकता है, ना भी 0 हो सकता है, और इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म में भी 0 हो सकता है और न भी हो सकता है। तो ये थे आज के बहुत खूबसूरत सा लेक्चर। आई होप आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो आप हमारे डीपीपी को कीजिए, और हैंड रिटन नोट्स जो इसको हमने पढ़ाया वो आपको डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस ये कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखिए, और आपको पसंद आता है तो फॉरवर्ड कीजिए, है कि नहीं। और अगर आपको दिक्कतें आती है, आई होप आप पढ़ाई करते हो, दिक्कतें आएगी, मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि दिक्कतें आनी भी चाहिए थोड़ी बहुत। तो दिक्कतें आएगी इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको दिक्कतें आ रही है तो आप हमारे मेल आईडी पे, जिसका नाम है rcp/ck@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। तो आप इसी थॉट्स के साथ आज का क्लास हम लेक्चर एंड करते हैं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।